जय हिंद स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के इस अवसर पर हम लोग गुप्त काल को समझेंगे और गुप्त काल में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू होने से पहले मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो है गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसके ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुड़ों को रोका था वह है, इसके ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी। गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा कहिए वो कौन सी थी। पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी थी या फिर संस्कृत थी। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्वंतरी कौन थे। फ्रेंड्स, धन्वंतरी कौन थे ये बताना है। तो समुद्रगुप्त मौर्य विख्यात जनरल थे, समुद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे या फिर समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे या फिर हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे या फिर अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाहियान कहाँ का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का या फिर बर्मा का। तो फ्रेंड्स, फाहियान चीनी यात्री था, चीन से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सारनाथ के धमेक स्तूप, जो धमेक स्तूप है का निर्माण किस काल में हुआ था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ, कुषाण में हुआ, शुंग में हुआ या फिर गुप्त वंश काल में हुआ। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य लिखने वाले कवि कौन है? तो इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिशेष या फिर कालिदास।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कालिदास। कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित हुआ था। इसके ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। फ्रेंड्स इसमें से 3 ऐसे हैं जो कालिदास ने लिखे हैं और चौथा कोई एक चार है जो कालिदास ने नहीं लिखा हुआ है। तो इसके ऑप्शन है अभिज्ञान, पहला है मालविकाग्निमित्र, ये लिखा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी लिखा है। विक्रमापोष्यम, ये भी लिखा हुआ है। जानकी हरण, ये ऑप्शन है जो ये महाकाव्य, ये नाटक जो है कालिदास ने नहीं लिखा है, जानकी हरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो इसके ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या फिर शुंग वंश। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश जो है हूणों के आक्रमण से बहुत ज़्यादा विचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा थी वो कब आरंभ हुई थी। इसके ऑप्शन है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी ये बताना है। उपज का जो फसल होती थी उसकी उपज का चौथा भाग या फिर उसकी उपज का छठा भाग, फसल की उपज का 8वां भाग या फिर फसल की उपज का आधा भाग। तो इसका सही आंसर होगा फसल की उपज का छठा भाग राजस्व की दर थी गुप्त युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी। मतलब किस काल में स्त्रियां पुरुष के बराबर थीं, बराबर का दर्जा प्राप्त था। तो इसके ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में स्त्रियां और स्त्री पुरुष बराबर के हकदार थे, बराबर का उन्हें सम्मान मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो रूपक कहलाते थे या फिर कशापन कहलाते थे, दीनार कहलाते थे या फिर उन्हें पर कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त शासकों द्वारा जो जारी किए गए सिक्के हैं चांदी के, उन्हें रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का जो पतन था वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसके ऑप्शन है गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तांबे का सिक्का जारी किया था उसका पहला जो गुप्त शासक था वो कौन था। इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा रामगुप्त। अगला क्वेश्चन कहता है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। इसके ऑप्शन है दसपुर शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख, एरन शिलालेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर होगा दसपुर शिलालेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने
विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, ये कहाँ थी अवस्थित? तो इसके ऑप्शन है उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर असम में। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसके ऑप्शन है कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या फिर हिंद यवन काल में। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो इसके ऑप्शन है गणित के विषय का भारतीय विद्वान बताना है, ये आर्यभट्ट, बारामीर, ब्रह्मगुप्त या फिर धन्वंतरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आर्यभट्ट थे, जो गणित के प्रसिद्ध भारतीय विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? भरतपुर के बयाना में, या झांसी के देवगढ़ में, मध्य प्रदेश के भूमरा में या मध्य प्रदेश के तिगवा में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के बयाना में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कालिदास की किस कृति की गिनती जो है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतुसंहार या फिर मेघदूत या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर कुमार संभव। तो इसका सही आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने इसकी वजहों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। यहाँ पर होगा किसकी वजहों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, किस राजा को? तो स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज कौन सा था, स्वर्ण युग कौन सा था? तो इसके ऑप्शन है मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, जिसे गोल्डन एज भी कहा गया। आज की वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, कहता है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, हैप्पी दीपावली, धन्यवाद।